नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं 5 सितंबर 2021 को पहली शिफ्ट में DSSB TGT हिंदी फीमेल की जो परीक्षा हुई थी उसके 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, इंदुमती किस विधा की रचना है? इंदुमती किस विधा की रचना है? 1 नाटक, 2 कहानी, 3 निबंध, 4 उपन्यास। इसका विकल्प 2 सही है, कहानी। इंदुमती कहानी विधा की रचना है। और मित्रों, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और यह 1900 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1900 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है इसके रचनाकार? किशोरी लाल गोस्वामी जी। देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 जयशंकर प्रसाद, 4 जय हिंद। इसका विकल्प 3 सही है, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये कौन सी विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह हैं। कितने कहानी संग्रह हैं? 5 कहानी संग्रह हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और इन 5 कहानी संग्रहों में 70 कहानियां संग्रहित हैं। कितनी है कहानियों की संख्या? 70। ग्राम नामक कहानी इनकी सबसे पहली कहानी है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? इनमें से कौन प्रगतिवाद धारा का कवि नहीं है? नहीं है पूछा गया है मित्रों। 1 केदारनाथ अग्रवाल, 2 त्रिलोचन, 3 नागार्जुन, 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका विकल्प 4 सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: पद्म प्रसून, चुभते चौपते, चोखे चौपते, बोल चाल, रस कलश, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास इनके द्वारा रचित खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित हिंदी खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य है। इस महाकाव्य पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के लक्षण पाए जाते हैं? किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के लक्षण पाए जाते हैं? कहने का अर्थ ये है, इस प्रश्न के माध्यम से ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कविता है, किसकी कविता है, किसके द्वारा रचित कविता है जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? 1 शमशेर बहादुर सिंह, 2 मुक्तिबोध, 3 भवानी प्रसाद मिश्र, 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका विकल्प 1 सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इनकी प्रमुख कविताएं इस प्रकार हैं: कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, चुका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी उदिता, काल तुमसे होड़ है मेरी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5,
प्रश्न 5, गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन हैं? गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन हैं? 1 नागार्जुन, 2 मार्कंडेय, 3 उपेंद्र नाथ अश्क, 4 उर्मिला शिरीष। इसका विकल्प 2 सही है, मार्कंडेय। गुलरा के बाबा कहानी के लेखक मार्कंडेय जी हैं। कौन है गुलरा के बाबा कहानी के लेखक? मार्कंडेय जी। इनके प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार हैं: पान फूल, हंसा जाए अकेला, महुए का पेड़, भूदान, माही, सहज और शुभ, बीच के लोग। तो इस प्रकार से इनकी कुछ मुख्य कहानियाँ हैं, जिनमें पान फूल, हंसा जाए अकेला, महुए का पेड़, भूदान और गुलरा के बाबा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं। तो इनके नाम आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 6, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? 1 स्कंदगुप्त, 2 अजातशत्रु, 3 चंद्रगुप्त, 4 ध्रुव स्वामिनी। इसका विकल्प 1 सही है, स्कंदगुप्त। धातुसेन प्रसाद के स्कंदगुप्त नामक नाटक का पात्र है। धातुसेन का एक और नाम है कुमार दास। धातुसेन का दूसरा नाम क्या है? कुमार दास। स्कंदगुप्त नाटक के कुछ मुख्य पात्र इस प्रकार हैं: कुमार गुप्त। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त अलग है स्कंदगुप्त नाटक के पात्र, और कुमार दास अलग हैं। कुमार दास का उपनाम है धातुसेन, और धातुसेन का ही नाम है कुमार दास, और कुमार गुप्त अलग हैं। तो कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णदत्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग। कुमार गुप्त धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, कमला, रामा, मालिनी, ये सब स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 7, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 1 कृत्रिम, 2 कौशली, 3 बघेली, 4 कृत। इसका विकल्प 2 सही है, कौशली। इसका विकल्प 2 सही, कौशली। मित्रों, अवध का प्राचीन नाम कौशल भी था, इसलिए अवधी का एक नाम कौशली भी है। और अवधी तो आप लोग जानते होंगे, अवधी में तुलसीदास जी ने रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त जिनने प्रेम मालिया सूफी काव्यधारा के कवि हुए हैं, उन सभी ने अवधी भाषा को अपनाया है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 8, प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? 1 1936 से 1943 ईस्वी, 2 1920 से 1936 ईस्वी, 3 1950 से 1960 ईस्वी, 4 1900 से 1943 ईस्वी। इसका विकल्प 1 सही है, 1936 से 1943 ईस्वी। 1936 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद का समय है, और 1943 से प्रयोगवाद का समय शुरू हो जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 9, भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? 1 मौलिक नाटक, 2 कविता, 3 अनुदित नाटक, 4 हास्य व्यंग। इसका विकल्प 2 सही है, कविता। इसका विकल्प 2 सही है, कविता। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर जो है ये एक कविता है, और यह खंड काव्य है। ये कविता में कौन सी विधा है? इसमें महाकाव्य है, खंड काव्य है कि मुक्तक काव्य है। इस प्रकार से यदि आपसे एग्जामिनर अंदर जाके प्रश्न पूछ ले तो आपका उत्तर होगा यह खंड काव्य विधा की रचना है।
अब ये खंड काव्य क्या होता है? तो मित्रों, प्रबंध काव्य जो है ये बहुत बड़ा होता है। इसमें नायक के पूरे चरित्र का वर्णन होता है। इसके अतिरिक्त नायक नायिका मुख्य होते हैं प्रबंध काव्य या महाकाव्य में, और इसके अतिरिक्त उपपात्र भी होते हैं, कई मुख्य घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त तमाम छोटी छोटी घटनाएं उससे जुड़ी होती हैं। और इसमें महाकाव्य प्रबंध काव्य में वीर रस, श्रृंगार रस या करुण रस में से कोई एक रस प्रधान होता है। लेकिन खंड काव्य क्या है? खंड काव्य प्रबंध काव्य का एक रूप होता है। क्या होता है? प्रबंध काव्य का एक रूप होता है, जो प्रबंध काव्य की किसी एक कि जैसे कोई नायक है तो उसके जीवन की किसी एक घटना विशेष को लेकर लिखा जाता है। कहने का अर्थ ये है खंड काव्य बहुत छोटा होता है। यह प्रबंध काव्य का एक रूप होता है जो नायक की किसी घटना, नायक या नायिका की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? 1 कबीर, 2 तुलसीदास, 3 जायसी, 4 सूरदास। इसका विकल्प 3 सही है, जायसी। पद्मावत जायसी जी की कविता है। जायसी जी सूफी काव्य या प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। अब ये क्या है? तो मित्रों, ऐसा है, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो और निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी थे, और प्रेम मार्गीय सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। तो ये पद्मावत जो है ये जायसी जी की मुख्य कविता, मुख्य रचना है। ये अवधी भाषा में ग्रामीण अवधी में रचित महाकाव्य विधा की रचना है। जायसी जी की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मसलनामा, कहरनामा, चित्ररेखा और कान्हावत। और ये सभी अवधी में रचित हैं। सूफी काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा के जितने भी कवि हुए हैं सभी ने अवधी भाषा को अपनाया है। ये अन्य विकल्प देख लेते हैं। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण मार्गी धारा के, राम भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। कबीरदास जी कौन हैं? कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये सूरदास जी कौन हैं? सूरदास जी भक्ति काल के सगुण मार्गी धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? 1 द्विवेदी युग, 2 भारतेंदु युग, 3 शुक्ल युग, 4 शुक्लोत्तर युग। इसका विकल्प 3 सही है, शुक्ल युग। इसका विकल्प 3 सही है, शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग माना जाता है। इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा है। इसका समय है 1920 से 1940 ईस्वी तक। और इनका जो है प्रसिद्ध निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध चिंतामणि है, जिसके 4 भाग हैं। इस काल के या इस युग के निबंध में भाषा शैली में गंभीरता, चिंतन, मौलिकता आदि सभी क्षेत्रों का परिष्कार हुआ है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? 1 सुमित्रा नंदन पंत, 2 अज्ञेय, 3 विष्णुदास, 4 रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प 2 सही है, अज्ञेय। अज्ञेय जी जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवादी का क्या अर्थ है? जैसे ये जिसके विषय में भी ये कविताएं लिखी जाती हैं उसके मन में, हृदय में क्या भाव चल रहे हैं, इस सब का इन्होंने उजागर किया है। तो इस प्रकार से मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं। तार शब्दक और प्रयोगवाद का 1943 में
मतलब इन्हीं के द्वारा तार सप्तक और प्रयोगवाद का जन्म हुआ। तो ये तार सप्तक और प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 19। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं 1 बिहारी, 2 आलम, 3 आचार्य केशवदास, 4 घनानंद। इसका विकल्प 3 सही है, आचार्य केशवदास। रीति काल किसे कहते हैं? रीति काल के कवियों ने रस, अलंकार, छंद आदि से युक्त रचनाएं की हैं। तो रीतिबद्ध काव्य, रीत काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। तो रीति काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा में वह कवि आते हैं जिन्होंने रस, छंद, अलंकार अपनी कविताओं में खूब भर दिए हैं। कहने का अर्थ यह है एक एक पंक्ति जो है वो रस, अलंकार और छंद से बधी हुई है। और रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि वह हैं जिन्होंने रस, छंद, अलंकार का से युक्त रचनाएं तो की है, लेकिन इतना अधिक उसका ध्यान नहीं रखा है कि बिल्कुल उससे बधी हुई हों। और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि वह हैं जिन्होंने केवल अपने हृदय के भावों को अपनी कविता में उजागर किया है, रस, छंद, अलंकार आदि का ध्यान नहीं रखा है। अभी बिहारी जी जो हैं ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। आचार्य केशवदास जी ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और आलम तथा घनानंद ये दोनों रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। देखें अगला प्रश्न, प्रश्न 20। शुद्ध कविता की खोज 1956 रचना किसकी है? शुद्ध कविता की खोज 1956 रचना किसकी है? 1 महादेवी वर्मा, 2 भागीरथी मिश्र, ये भागीरथ मिश्र होना चाहिए, शांतिप्रिय द्विवेदी, 4 रामधारी सिंह दिनकर। इसका विकल्प 4 सही है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते। मित्रों एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, यदि कभी उर्वशी रचना आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो उर्वशी नाम से रचना जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ने की है। लेकिन यदि दोनों का नाम हो तो आप उर्वशी रचना पूछी जाए तो आप रामधारी सिंह दिनकर नाम को ही सही मानेंगे, जयशंकर प्रसाद जी के नाम को सही नहीं मानेंगे। यदि उर्वशी और ब्रेकर में चंपू काव्य लिखा हो तो आप जयशंकर प्रसाद जी का विकल्प सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1 यशपाल, 2 प्रेमचंद, 3 राहुल सांकृत्यायन, 4 रागे राघव। इसका विकल्प 2 सही है, प्रेमचंद। 10 अप्रैल 1936 को प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से सज्जाद जहीर और प्रेमचंद जी इसके अध्यक्ष थे, अर्थात इन दोनों की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 22। निम्नलिखित में कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? नहीं है पूछा गया इसमें। 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 महादेवी वर्मा, 3 जयशंकर प्रसाद, 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका विकल्प 4 सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान।
तो मित्रों सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सभी तो छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद जी तो छायावाद के जनक भी हैं। लेकिन ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं, ये छायावादी काव्यधारा की कवयित्री नहीं है, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की कवयित्री हैं। कौन सी काव्यधारा की कवयित्री हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की कवयित्री हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 1 3, 2 4, 3 7, 4 6। इसका विकल्प 2 सही है, 4। इसका विकल्प 2 सही है, 4। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं मित्रों? तो संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो 2 व्यंजनों के संयुक्त से या जोड़ से बनते हैं। संयुक्त माने क्या होता है? जोड़। तो वह व्यंजन वर्ण जो 2 व्यंजनों के जोड़ से या 2 व्यंजनों को संयुक्त करके बनता है, जिसमें प्रथम व्यंजन स्वर रहित होता है, मतलब पहले व्यंजन में स्वर नहीं रहेगा और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे छा, छतरी वाला छा कैसे बनता है? का प्लस शा के योग से। तो का क्या है? वो स्वर रहित होगा, का में नीचे हलंत लगेगा, वो स्वर रहित होगा। और इसके बाद का प्लस क्या? शा, षटकोण वाला शा। तो का प्लस शा के योग से बनेगा, जिसमें का आधा रहेगा, शा पूरा रहेगा, तो बनेगा क्या? छा। त्रा कैसे बनेगा? ता आधा प्लस रा। तो ता प्लस रा के योग से बनेगा, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तो दूसरा स्वर सहित होगा, त्रा। ज्ञा, ज्ञा में क्या होगा? जा आधा रहेगा, नीचे हलंत लगेगा, प्लस ज्ञा। तो जा प्लस ज्ञा के योग से बनेगा क्या? ज्ञा, ज्ञा बनेगा। और श्रा कैसे बनेगा? शा। शा माने जो शलजम वाला शा रहेगा वो आधा रहेगा, प्लस रा। तो इनको दोनों के जोड़ से बनेगा श्रा। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 4। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, कामायनी किस प्रकार की रचना है? कामायनी किस प्रकार की रचना है? 1 गीत काव्य, 2 प्रबंध काव्य, 3 महाकाव्य, 4 खंड काव्य। इसका विकल्प 3 सही है, महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य विधा की रचना है और यह खड़ी बोली का सर्व प्रमुख महाकाव्य है या सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। यदि खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ या सर्व प्रमुख महाकाव्य पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? कामायनी। यदि सर्वप्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो खड़ी बोली का, तो आपका उत्तर होगा प्रिय प्रवास। तो कामायनी खड़ी बोली का सर्व प्रमुख महाकाव्य है और ये इसके रचनाकार का कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें 15 सर्ग हैं। पहले सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अंतर्वेदी किस भाषा की का नाम है? अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? 1 कन्नौजी, 2 अवधी, 3 खड़ी बोली। ये डा पे नीचे बिंदी रहेगी तब ये अड़ा बन जाएगा। ठीक, तो खड़ी बोली। तीसरा क्या है? खड़ी बोली। चौथा ब्रज भाषा। ये भाषा में आ की मात्रा रहेगी, भाष नहीं होगा, भाषा होगा। ब्रज भाषा। मैं फिर से प्रश्न को रिपीट कर दे रही हूँ। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? 1 कन्नौजी, 2 अवधी, 3 खड़ी बोली, 4 ब्रज भाषा। इसका विकल्प 4 सही है, ब्रज भाषा। इसका विकल्प 4 सही, ब्रज भाषा। तो अंतर्वेदी ब्रज भाषा का उपनाम है। मित्रों, ऐसा है कि सही माने में यदि पूछा जाए तो ब्रजभाषा की ये उपबोली है। क्या है? उपबोली है। अंतर्वेदी ब्रजभाषा की मुख्य रूप से उपबोलियाँ इस प्रकार की हैं, जैसे अंतर्वेदी
सॉरी, अंतर्वेदी या अंतर्देशी ब्रज भाषा की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? अंतर्वेदी या अंतर्देशी, इसी का नाम अंतर्वेदी और इसी को अंतर्देशी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा की उपबोली है भरतपुरी। क्या नाम है? भरतपुरी। और एक इसकी उपबोली है भुक्सा। क्या नाम है? भुक्सा। तो अंतर्वेदी या अंतर्देशी, भरतपुरी, भुक्सा, ये ब्रज भाषा की अन्य उपबोलियाँ हैं। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिले। और यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लोग मतलब कमेंट्स ज़रूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, और एक लाइक करिए। यदि समझ में ना आए, कोई आपको परेशानी हो तो आप कमेंट्स कीजिए, और पसंद आए तब भी कमेंट्स कीजिए, ना पसंद आए तब भी कमेंट्स कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लिखिए ज़रूर कमेंट्स में कि आपने डिसलाइक क्यों किया। आपसे जल्दी ही मिलेंगे इसके आगे के 25 प्रश्नों के साथ। नमस्कार।